गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2024 का राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने वाले हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें टोटल 15 टॉपिक दिया गया है प्रतियोगिता दर्पण में। इसमें अभी हम लोग 5 टॉपिक का विश्लेषण करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? नए चुनावों के पश्चात भारी बहुमत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकारें, तेलंगाना में कांग्रेस व मिजोरम में स्थानीय दल की सरकारें। अभी हाल ही में अक्टूबर-नवंबर 2023 में 5 राज्यों का चुनाव हुआ है। वहां का मुख्यमंत्री बदले हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एक मुश्त 5 राज्यों का चुनाव हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक राजस्थान में हुआ। राजस्थान बीजेपी का गवर्नमेंट आया, मुख्यमंत्री बने, सीएम बने श्री भजनलाल शर्मा। श्री भजनलाल शर्मा, ठीक है। दूसरा बना एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसमें बने कौन? श्री मोहन यादव। बीजेपी का ही गवर्नमेंट है। मोहन यादव, श्री मोहन यादव, ठीक है ना। एमपी के बाद आपका आया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का गवर्नमेंट आया। कौन बने? विष्णुदेव व्यास। श्री विष्णुदेव व्यास, ठीक है ना। श्री विष्णुदेव व्यास बने हैं छत्तीसगढ़ का। अब आइए तेलंगाना। कांग्रेस बना, कांग्रेस का सरकार श्री रेवंत रेड्डी। श्री रेवंत रेड्डी बने। और तेलंगाना के बाद किसका आया है आपका? मिजोरम में एक स्थानीय दल है, उसका नाम है जेपीएम। वहां बने हैं लाल दू होमा। श्री लाल दू होमा। जेपीएम का पूरा नाम क्या है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट। लिख दे रहे हैं जोरम पीपुल्स मूवमेंट। जोरम है ना, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जेपीएम इसका सरकार है। तो इस तरह से देख लिए हम लोग 5 राज्यों का चुनाव के बारे में, उनका मुख्यमंत्री के बारे में जान गए। अगर मिलाने के लिए आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो और आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही था और कोई दिक्कत नहीं, आप जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बस यूं ही बातचीत के फॉर्मेट में हम लोग को पढ़ाई खत्म कर लेना है। देखिए, देश में 12 राज्य और पूर्णतः कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या 3। यानी देश में कुल 12 राज्य हैं जो पूर्णतः बीजेपी शासित है, और देश में कुल 3 राज्य हैं जो पूर्णतः कांग्रेस शासित है। तो देख लेते कौन कौन है पूर्णतः बीजेपी शासित। पहले बीजेपी का देख लेते हैं, जहां पूर्णतः बीजेपी का है। 12 राज्य की बात करता है तो पहला हो जाएगा यूपी, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात, फिर गोवा, है ना, फिर असम, फिर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और ठीक है। फिर आइए राजस्थान, एक त्रिपुरा भी कर लीजिए यहीं पर।
त्रिपुरा। फिर आइए राजस्थान, अभी हाल ही में चुनाव जो हुआ, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ और एक हरियाणा। गिनते हैं, देखते 12 हुआ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह से बीजेपी शासित, पूर्णतः शासित 12 राज्य हैं, याद रखिएगा, है ना। दूसरा देखते कांग्रेस, कांग्रेस शासित, पूर्णतः शासित कौन कौन है देखिए। इसका हो जाएगा कर्नाटक, अभी हाल में तेलंगाना जो जीता, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, है ना। और जगह भी सरकार बीजेपी और कांग्रेस का है, लेकिन गठबंधन के साथ है ना, वो गठबंधन के साथ है, लेकिन पूर्णतः शासित ये 12 है, बीजेपी 12 है और कांग्रेस 3 है ना। टोटल इसका संख्या 12 है और टोटल इसका संख्या 3 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल फरवरी 2024 के मैगजीन के अनुसार, आगे भविष्य में क्या होगा वो तो चुनाव के साथ अनुसार बदलता रहता है, ठीक है, ठीक है। तो और एक चीज और आपको याद रखना है कि 6 राष्ट्रीय दल है, 6 राष्ट्रीय दल है, उनका भी नाम आप याद रखिए। चलिए लिखवा दे रहे हैं, 6 राष्ट्रीय दल का नाम क्या क्या बताइए, आप लोग को पता है। 6 राष्ट्रीय दल का नाम है, सबसे पहले तो बीजेपी कांग्रेस तो पक्का रहेगा, है ना, जो न्यूज में हमेशा चलता रहता है। पहला बीजेपी, दूसरा कांग्रेस, याद रहेगा ही, ये दोनों तो याद ही रहेगा। 6 में से 2 तो निकल गया, 4। तीसरा केजरीवाल जी हमेशा फेमस रहते हैं, टीवी पे आते रहते हैं, उनका पार्टी आप, 3 निकल गया, 3 और। चौथा बसपा, मायावती जी का पार्टी बसपा, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है ना। 5वां क्या हो जाएगा, बसपा के बाद आपका ये माकपा, बसपा फिर माकपा, उसका है एनपीएम, एनपीएम, है ना, ठीक है। ये आपका 6 राज्य हो गया। इस तरह से आपको 6 राज्य याद रखना है, क्लियर। 6 राष्ट्रीय पार्टी, राज्य नहीं सॉरी, राष्ट्रीय पार्टी, 6 राष्ट्रीय पार्टी याद रखना। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है या दर्जा प्राप्त नहीं है, तो आप 6 का नाम याद रखिएगा तो आपका बात बन जाएगा, है ना। एनपीएम का मतलब होता है, क्या होता है एनपीएम का मतलब, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। बस इतना ही था इसमें करना, हम लोग ये कर लिए और ये भी कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे किसी तरह से कोई बोझ नहीं पड़ रहा पढ़ाई का, बस बातचीत के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ते चल जा रहे हैं, और आपका पीडी जिसको प्रतियोगिता दर्पण कहा जाता है तो आपका कंप्लीट होते जा रहा है। दूसरा तीसरा देखते हैं हम लोग, संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का केंद्र सरकार का निर्णय वैध सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एससी का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद 370 हटा दिया, और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसे कुछ मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त था, वो समाप्त हो गया। अब भारत के संविधान का प्रत्येक कानून वहाँ पर उसी तरीके से लागू होगा, जम्मू कश्मीर में उसी प्रकार से लागू होगा जैसा कि अन्य राज्यों में लागू होता है। अब उससे कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा,
तो अनुच्छेद 370 क्या आता है संक्षेप में देख लेते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान किया गया था। जम्मू कश्मीर को कुछ मामलों में स्वायत्तता, है ना, स्वतंत्रता या स्वायत्तता बोलिए, स्वायत्तता ही बोला जाएगा, है ना, स्वायत्तता प्राप्त। भारत का केवल 3 ही कानून वहां पे लागू हो सकता था 3 मामले पर। कौन कौन मामले पर होता था? एक तो आपका रक्षा, विदेश और संचार, है ना, यानी रक्षा, विदेशी मामले में और संचार, इन 3 मामलों में भारत सरकार का कानून जम्मू कश्मीर पे लागू होता था। अगर भारत सरकार को अन्य कानून लागू करवाना होगा, इसको छोड़कर, इन 3 मामलों को छोड़कर यदि भारत सरकार को अन्य कानून लागू करवाना पड़ता था पहले 370 जब था, तो राज्य का विधान सभा यानी जम्मू कश्मीर का जो विधान सभा था उससे अनुमोदन लेना होता था। वो कहेगा तो ही कानून लागू होगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे स्वायत्तता प्राप्त था अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। इससे क्या हुआ कि इससे वो जो जम्मू कश्मीर था वो राजनीति का एक गढ़ बन गया, है ना, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हमेशा तनाव रहता था। दूसरा, वहाँ आतंकवादी गतिविधि भी बढ़ रहा था, वो भी अपना पैठ जमा रहा था, जो कि भारत के संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक था। केंद्र सरकार ने 370 अनुच्छेद 370 को हटाकर इस तरह की समस्या को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वैसे भी ये 370 अस्थायी प्रावधान था, कोई अस्थायी प्रावधान नहीं था, ठीक है ना। तो 370 क्या था? एक अस्थायी प्रावधान था जिसको हटा दिया गया। ये अस्थायी था जिसको हटा दिया गया, ठीक है ना। जब इसको हटाया गया, कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को जब हटाया गया, तो हटाने के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग याचिका दायर किया कि जो हटाया गया वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है आपका दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो याचिका दायर किया गया था उसको रद्द कर दिया जाए, और जो केंद्र सरकार ने 370 हटाया, अनुच्छेद 370 जो हटाया है वो वैध है, किसी भी तरह से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि यह निर्णय वैध है, यानी कि भारत सरकार का जो निर्णय था जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने का वो वैध था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सितंबर 2024 तक, यानी सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक विधि से चुनाव करवाया जाए, ठीक है। तो बस वहां चुनाव करवाने का निर्देश भी जारी कर दिया कि जम्मू कश्मीर में आप चुनाव करवाइए, सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाना चाहिए। तो बस यही था, आप आराम से जान गए क्या मैटर था। जब बस ये हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? तेलंगाना में समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है। तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाना है। एक मुलुगु क्षेत्र है, मुलुगु, एक तेलंगाना में मुलुगु क्षेत्र है, वहीं पर यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा, मुलुगु में, जान लीजिए। तेलंगाना का मुलुगु में क्या होगा? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है समक्का सरक्का, वो स्थापित होगा। ये स्थापित कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस नियम के तहत हो रहा है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, इसके तहत तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाना था। उसके लिए स्थापित करने के लिए संसद में एक विधेयक पारित किया गया है। विधेयक क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है संसद में, है ना। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय
केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया। कहाँ? संसद में, भारत का संसद में, यानी लोकसभा राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया। इसके बाद तेलंगाना का मुलुगु में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जिसका नाम होगा समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय का स्थापना हो जाएगा जिसका नाम रहेगा क्या? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इसका स्थापना हो जाएगा, है ना। ये समक्का सरक्का आपको पता है क्या है? देखिए, ये जनजाति लोग में वहाँ का जो जनजाति, वहाँ का जो आदिवासी समुदाय है, उसमें समक्का सरक्का पवित्र देवी का नाम है। उनको देवी के रूप में पूजा जाता है। और ये समक्का माँ है, सरक्का बेटी है। इन दोनों में समक्का सरक्का में रिलेशन है माँ बेटी का। और ये आदिवासी समुदाय में, वहाँ का जो जनजातीय समुदाय है, उसमें ये माँ बेटी पवित्र देवी के रूप में वहाँ मान्यता प्राप्त है। और माना जाता है कि ये जो समक्का सरक्का है देवी जो है, उन आदिवासी समुदाय का, उस जनजातीय समुदाय का रक्षा करती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती है। उन्हीं के नाम पर केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है। तो बस इसमें तो यही था कि तेलंगाना में मुलुगु में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, वो स्थापित किया जाएगा। यह स्थापना हो रहा है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत। इसके लिए संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया गया है। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं। पूरा मैगजीन का मटेरियल का निचोड़ यही है। क्लियर? आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे एक फायदा होगा क्या कि डिटेल और तथ्यों के साथ पढ़ने से कि आपका मेंस भी बहुत बढ़िया होता जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि जनजातीय कल्याण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, आदिवासी कल्याण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इसका उल्लेख भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं महिला सशक्तिकरण में, चाहे आदिवासी चाहे जनजातीय सशक्तिकरण में बताते हैं कि भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, है ना, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। उसी तरीके से इन सब बातों को भी उल्लेख कर सकते हैं जिससे हमको पता, जिससे आप बता सकते हैं कि जनजाति का विकास के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ना। इन सब बातों को कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, जितना तथ्य रहेगा, जितना नॉलेज रहेगा, उतना बेहतर तरीका से आप अपना बातों को इंटरलिंक कर पाइएगा और मेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए ठीक है, पीटी तो खैर अच्छा हो ही जाएगा अगर आप इस मैगजीन को बेहतरीन ढंग से पढ़ लेते हैं। तो ये आपका तेलंगाना का वाला काम हो गया। अब देखते हैं गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना। देखिए, यूनेस्को क्या किया है कि गरबा नृत्य जो गुजरात में होता है उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में की सूची में शामिल किया गया। यानी यूनेस्को ने भारत का जो गरबा है, यानी कि गुजरात का जो गरबा है, गरबा नृत्य को क्या किया है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया, ठीक है ना। जब यूनेस्को शामिल करता तो बता देता है कि इस चीज को हम किस सूची में शामिल कर रहे हैं, किस कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। अभी तक भारत का कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो चुका है। यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुल कितना शामिल हो चुका है भारत की तरफ से? टोटल 15 है। टोटल सूची में टोटल 15 है। भारत का टोटल 15 कला संस्कृति को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जा चुका है। इस बार किसको किया गया है? 15वां कौन है? गरबा। इसके पहले कौन था? गरबा का पहले किसको शामिल किया गया था बताइए?
दुर्गा पूजा को, पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है उसको अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था। उसके पहले कुंभ मेला को, और उसके भी पहले जाएंगे तो योग को, और भी इसी तरीका से टोटल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो प्रश्न उठ रहा होगा आपके मन में कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आखिर होता क्या है। तो देखिए, किसी भी समुदाय के द्वारा, किसी भी सामाजिक समुदाय के द्वारा जब परंपरा, प्रथा है ना, या कोई उत्पाद को परंपरा के रूप में, परंपरागत रूप से स्वीकार किया जाता है तो उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। यानी कि बता दे रहे हैं, किसी भी सामाजिक समुदाय के द्वारा, लिख दे रहे हैं, सामाजिक समुदाय के द्वारा जब किसी कला को, किसी भी कला, कोई भी तरह का कला हो सकता है, चित्रकला हो सकता है, नृत्य कला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी कला को या प्रथा को, प्रथा मतलब पूजा, जैसे दुर्गा पूजा, ये सब क्या है, प्रथा है ना, कला को, प्रथा को, उत्पाद को विरासत के रूप में अपनाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। विरासत, ठीक है ना, समझ गए बातों को। कोई समुदाय है, कोई सामाजिक समुदाय है, वो किसी कला को, प्रथा को, उत्पाद को विरासत के रूप में, मतलब विरासत मतलब क्या हुआ कि पूर्वज से उनको मिलता जा रहा है, हम उससे एक्सेप्ट किए, और हम लोग का आने वाला जनरेशन फिर हम लोग से एक्सेप्ट करेगा उस प्रथा को, है ना। जैसे कि बिहार में छठ पूजा प्रथा से मिलता आ रहा है, परंपरा से मिलता आ रहा है, हम लोग के पूर्वज भी क्या करते थे, हम लोग भी करते हैं, और आगे हम लोग के बाद भी का जनरेशन भी करेगा। वो क्या हो रहा है, परंपरा से चलता आ रहा है, पूर्वज के द्वारा दिया जा रहा है ना, तो वही परंपरागत होता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग को इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो बातों को समझ गए आप। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग 5 टॉपिक को डिस्कस कर लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।